बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने नए चैप्टर का आगाज करना है। चैप्टर नंबर 20 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इसका आज हम लेक्चर नंबर 1 स्टडी करेंगे, विच इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आप देख सकते हैं फिजिक्स 10 नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली बुक, और अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, आज हम पहले तो इसकी बेसिक्स को पढ़ेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ये बाकी वेव से डिफरेंट क्यों होती हैं। अगर आपको बच्चों याद हो, हमने इसी बुक में वेव्स की 2 टाइप्स पढ़ी थी। नंबर 1 पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और नंबर 2 पढ़ी थी मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट लाजमी होती है। जैसे अगर आपको स्प्रिंग में वेव्स पैदा करनी है, उसके लिए स्प्रिंग होना लाजमी है। इसी तरह अगर आप स्ट्रिंग में वेव्स पैदा करेंगे तो स्ट्रिंग का होना लाजमी है। आपको साउंड अगर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करनी है तो साउंड की वेव है बच्चों, उसके गुजरने के लिए भी सॉलिड, लिक्विड, गैस के मीडियम की रिक्वायरमेंट आपके पास लाजमी होनी चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बच्चों वो वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे आपके सामने देखें, सन, जो रोशनी सन से आपकी तरफ आ रही है, उसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। वो बगैर किसी मीडियम के स्पेस में से होती हुई आपके पास पहुंच जाती है। इवन उसकी हीट आप तक पहुंच जाती है। तो हीट को गुजरने के लिए और लाइट को गुजरने के लिए किसी किस्म की आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी जरूरत नहीं होती। वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करती रहती है। और वो कैसे ट्रेवल करती हैं ये तो आज हमारा टॉपिक है। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि जब तक माइकल फैराडे और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल नहीं आए थे, बड़े मशहूर साइंटिस्ट हैं। माइकल फैराडे भी इंग्लिशमैन है और मैक्सवेल भी इंग्लिशमैन है, दोनों। तो दोनों जब तक नहीं आए थे बच्चों, तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इतना बारीकी से नहीं समझा गया था। बाद में इवन जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डिस्कवरी पे नोबेल प्राइज भी उनको मिला गया था। यानी इस बात पे मिला था कि उन्होंने इस पे काम किया था बहुत ज्यादा। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स को इकट्ठा करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाई थी और उन पे उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो बच्चों आज चलते हैं नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे। बच्चों दुनिया में 7 किस्म की ऐसी वेव्स होती हैं जो कि अपनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट वेवलेंथ्स और डिफरेंट अपने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इनफैक्ट यही 2 चीजें, इनमें उनका जो है वो डिफरेंस होने की वजह से उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में शुमार किया गया। जैसे आपके सामने रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, उसके बाद इंफ्रारेड, फिर लाइट वेव्स, और उसके बाद आप देखेंगे तो अल्ट्रावायलेट, उसके बाद एक्स रे, और लास्ट में आपको नजर आएगी गैमा रे। ये 7 वेव्स ऐसी हैं जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। और इन 7 में जो फर्क है वो उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी वेवलेंथ का फर्क होता है। इस वजह से उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है। तो बच्चों पहली चीज नंबर 1 के नो मीडियम रिक्वायरमेंट, यानी इस वेव के लिए आपको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये खुद एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करती है। नंबर 2 बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये वेव आपकी ट्रांसवर्स वेव्स के तरीके से ट्रेवल करती है। ट्रांसवर्स वेव्स और एक आपको मैंने बताई थी, वो थी लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये 2 वेव्स बताई थी। लॉन्गिट्यूडनल को कंप्रेशनल वेव भी कहा जाता है, और लॉन्गिट्यूडनल पे मैंने आपको बताया था कि ऐसी वेव जो बैक एंड फोर्थ होती है, यानी आगे पीछे मूवमेंट से होती है। जैसे अगर आप एक स्प्रिंग है बच्चों, और इस स्प्रिंग को आप यहां से करके छोड़ दें तो उसके बहुत सारी जगहों पे कंप्रेशन पैदा होंगे और बहुत सी जगहों पे रेयरफेक्शन, यानी उनके बीच में स्पेसेस होंगे। यहाँ डेंसिटी ज्यादा होती है, यहाँ डेंसिटी कम होती है। तो ऐसी वेव जो प्रोड्यूस होती है उसको कंप्रेशनल वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है। तो एक वेव है ट्रांसवर्स वेव। अगर मैं इसी को अप डाउन हिलाना शुरू कर दूं, यानी अप डाउन, तो ये इस तरह के स्प्रिंग में मूवमेंट हो जाएगी हमारे पास।
यानी अप डाउन, जिसमें एक क्रस्ट बनता है और एक हमारे पास ट्रफ बनता है, यानी आप देखें अप डाउन मूवमेंट में आपके पास आ रही है। तो बच्चों ये ट्रांसफर वेव यानी ये अप डाउन मूवमेंट वाली वेव है, यूं अप डाउन मूवमेंट वाली, जिसका अपर पार्ट क्रस्ट होता है और इसका लोअर पार्ट जो है हमारे पास वो क्या होता है, ट्रफ होता है। तो बच्चों जैसा मैंने कहा कि ये बहुत सारी वेव्स हैं, नियरली 7 वेव्स तो हमारे पास हैं, जिनको मतलब 7 डिफरेंट कैटेगरीज में शामिल किया गया। हर वेव की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है और हर वेव की जो है वो डिफरेंट वेव लेंथ है। तो वेव्स की यानी जो फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ्स में जो कैटेगराइजेशन होती है उसी को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते होते हैं। सो बच्चों हम कह सकते हैं द रेंज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ्स, यानी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की जो रेंज होती है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जो कि 7 टाइप्स की मैंने आपको बताई, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यानी ये आप सामने देखिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। मैं ये भी बताऊंगा कि ये वेव्स कैसी होती हैं और इनमें इलेक्ट्रिक कौन सी होती है, मैग्नेटिक कौन सी होती है। सबसे पहले तो आप ना एक चीज ये समझने की कोशिश करें कि इनके स्पेक्ट्रम में क्या है। जैसे देखें सबसे पहली है हमारे पास रेडियो वेव। रेडियो वेव एक ऐसी वेव है बच्चों जिसकी सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है, सबसे बड़ी वेवलेंथ, और याद रखें इसकी वेवलेंथ जो है वो 1 मिलीमीटर से बड़ी होती है। यानी वेवलेंथ किसे कहते होते हैं बच्चों, फर्ज करो अगर आपके पास ये वेव है ना, ये वेव, तो इसका यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, या इवन क्रस्ट से लेकर क्रस्ट तक का डिफरेंस, या ट्रफ से लेकर ट्रफ तक का डिस्टेंस, या यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, इसको वेवलेंथ कहा जाता है। तो बच्चों इसकी जो वेवलेंथ है रेडियो वेव की वो 1 मिलीमीटर से ज्यादा होती है, इवन सम टाइम किलोमीटर्स में भी होती है इसकी वेव्स, यानी बहुत ज्यादा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है इनकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने का मेथड आप लोगों ने पढ़ा था, V इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का। एक बात जो मैं बताना भूल गया कि ये जितनी भी वेव्स होती है बच्चों, इनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये नियरली 30 करोड़ मीटर पर सेकंड बनती है, यानी विच इज 300 मिलियन मीटर पर सेकंड, जो कि बहुत ज्यादा है हमारे पास। दुनिया में इससे ज्यादा स्पीड किसी की नहीं होती। सो बच्चों अगर ये इसकी स्पीड ऑफ लाइट रखी जाए फ्रीक्वेंसी लैम्डा, तो ये तो 3 × 10⁸ है, तो लैम्डा हमारे पास बच्चों कितना 1 मिलीमीटर से बड़ा होगा, किलोमीटर्स में भी हो सकता है, लेट से 1 किलोमीटर रख लेते हैं लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 × 10⁸ हो जाएगी, यानी इतनी हो सकती है हमारे पास। अच्छा अगर 1 मिलीमीटर कम से कम रखी जाए, 1 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, तो 3 × 10⁻11 ये आ जाएगा। तो इसने ये कहा है कि अगर वेवलेंथ हमारी 1 मिलीमीटर है तो बच्चों उसकी फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻11 से जो है हमारे पास कम होगी, यानी ये हमारे पास इसकी जो एक्स रख लो, यानी एक्स रख लो वेवलेंथ, इधर एक्स रख लो इसकी फ्रीक्वेंसी, बल्कि फ्रीक्वेंसी ये रख लो, वेवलेंथ को लैम्डा रख लो, लैम्डा ज्यादा बेहतर है, यानी इसकी लैम्डा 1 से बड़ी होती है जबकि फ्रीक्वेंसी 1 से छोटी होती है। फ्रीक्वेंसी क्यों छोटी होगी 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से, ये हर्ट्ज में दिया हुआ है आपके पास, वो इसलिए कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का आपस में जो रिलेशनशिप होता है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर मैं फ्रीक्वेंसी वहां जाके फेंकूंगा तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ इनवर्सली बिहेव करेंगे, जबकि ये हमारे पास कांस्टेंट होता है। इसका मतलब हुआ बच्चों कि फ्रीक्वेंसी लैम्डा तो हमें पता चल गया कि 1 मिलीमीटर से बड़ा होगा, तो अगर 1 मिलीमीटर से जितना लैम्डा बड़ा होता जाएगा फ्रीक्वेंसी उतनी कम होती जाएगी, बिकॉज यहां इनवर्स चलता जा रहा है। सो हमने ये रखा 1 × 10⁻³ रखा, तो हमने देखा बच्चों के -3 वहां जाके 11, यानी जो हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 3 × 10⁻11 हर्ट्ज आ रही है, और इससे छोटी ही फ्रीक्वेंसीज होंगी। याद रखें ये जो आपको पूरा टेबल 7 वेव्स का बनाया गया, इसमें रेडियो से लेकर गैमा तक ऐसा ऐसा वेवलेंथ छोटी होती जा रही है, जबकि फ्रीक्वेंसी ऐसा ऐसा बढ़ती जा रही है हमारे पास। अब देखें माइक्रोवेव, आपने अक्सर औकात माइक्रोवेव ओवन यूज किया हुआ, उसमें भी माइक्रोवेव हमारे पास होती है,
जिससे आपने हमेशा खाने को गर्म कर लेते हैं, उसमें जो माइक्रोवेव प्रोड्यूस होती है उनकी जो वेवलेंथ होती है वो 1 मिलीमीटर से लेकर 25 माइक्रोमीटर तक होती है। सो बच्चों, अगर 1 मिलीमीटर को अगर फर्ज करें हम चेक कर लें कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, तो वो नियरली 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर 11 आएगी। और जबकि 25 माइक्रो की 3 मल्टीप्लाई 10 टू यानी इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज हमारे पास इतनी होती है। सो ये बच्चों सारे का सारा स्पेक्ट्रम है, ये हर एक की फ्रीक्वेंसी रेंज भी लिखी हुई है, वेवलेंथ की रेंज भी लिखी हुई है। तो इन सारों को एक्चुअली क्या कहते होते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, कि हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफरेंट रेंज में हम लिख दें। इंफ्रारेड देखें, इंफ्रारेड हमारे पास क्या है, ये हीट वेव्स होती हैं आपके घरों में डिफरेंट तरीकों से हीट, इवन आपकी बॉडी से जो हीट आ रही हो वो देखें 25 माइक्रोमीटर से लेकर 2.5 माइक्रोमीटर तक होती हैं। आप लोगों ने आई गेस फर्स्ट चैप्टर में ये बात पढ़ी थी कि कुछ हीट के तीन प्रोसेस होते हैं, जिनमें एक आपने पढ़ा था कंडक्शन, एक कन्वेक्शन, एक रेडिएशन। जो रेडिएशन वाला है वो इसी इंफ्रारेड रेडिएशन से आपके पास आ रही होती है और वो एक खास वेवलेंथ से निकल रही होती है और उनकी वेवलेंथ 25 माइक्रोमीटर से लेकर 2.5 माइक्रोमीटर तक होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज हमारे पास ये बनती है हर्ट्ज में। विजिबल यानी रोशनी, जिसमें हम एक दूसरे को देख सकते हैं। आपको पता है रोशनी भी 7 कलर्स पे होती है। जो सबसे बड़ा हमारे पास वेवलेंथ है वो रेड है, रेड से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, हमारे पास वॉयलेट तक जाती है और वॉयलेट के बाद फिर अल्ट्रा वॉयलेट जो हमें नजर नहीं आती। यानी विजिबल भी 7 टाइप्स की होती है। उनकी वेवलेंथ की रेंज 750 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर, नैनो का मतलब होता है 10 पावर -9, और फ्रीक्वेंसी रेंज हमारे पास ये आ जाएगी। यानी आप देख लें सबसे बड़ी वेवलेंथ होगी गैस रेड की 750 नैनोमीटर और सबसे छोटी वॉयलेट की जो कि 400 नैनोमीटर। तो फ्रीक्वेंसी रेंज में भी आप देख लें, ये वेवलेंथ थी, ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास। अल्ट्रा वायलेट में है बच्चों, अल्ट्रा वायलेट हमें इवन सूरज से 3 डिफरेंट किस्म की अल्ट्रा वायलेट्स हमारे पास आती हैं। इवन अगर किसी चीज को हीट किया जाए, इतना हीट किया जाए कि उसमें से कलर निकलने शुरू हो जाए, तो एक टाइम आता है कि जब हम बहुत हाई एनर्जी में अगर किसी चीज को ले जाएं तो अल्ट्रा वायलेट रेज भी निकल सकती हैं। वो 400 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक होती है और जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज हमारे पास ये है। एक्सरे, आप लोगों ने अक्सर एक्सरे यूज किया होगा, किसी की बोन ब्रेक हो जाती है, किसी को सिटी स्कैन यानी कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी करनी हो, इन तमाम को एक्सरे से देखा जाता है। तो एक्सरे में 1 नैनोमीटर से 1 पिकोमीटर तक, नैनो 10 पावर -9, पिको 10 पावर -12 तक होती हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज देखिए और बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है जबकि वेवलेंथ छोटी होती जा रही है हमारे पास, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में रिलेशनशिप जो है वो इनवर्स है हमारे पास। गामा रे बच्चों सबसे छोटी वेवलेंथ, सबसे छोटी वेवलेंथ यानी 10 पावर -12 से भी छोटी, 10 पावर -14 में भी होती है। अभी मैंने एक सेकंड ईयर के चैप्टर में ये पढ़ाया था। तो फ्रीक्वेंसी रेंज हमारे पास 10 पावर 20 से 10 पावर 24 तक होती है। तो बच्चों ये सारा था इसका एक जायजा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सब की जो स्पीड होती है वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है। आइए पढ़ते हैं ये वेव निकलती कैसे है हमारे पास। बच्चों एक चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जिसमें मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक रूल दिया था। मैंने ये कहा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया जाए ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज पैदा हो जाती है। ये मैंने आपको बताया था कि नहीं, बल्कि उससे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज ये भी बताई थी कि जब भी किसी कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं ना तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिज्म पैदा होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। यानी फर्ज करो ये कंडक्टर है, अगर मैं इसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दूंगा तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी खुद ब खुद पैदा होगी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक को पैदा करती है। तो माइकल फैराडे ने इसी बात को लेकर उसने कहा अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक को पैदा करती है तो मैग्नेटिक भी इलेक्ट्रिक को प्रोड्यूस कर सकती है। तो उसने क्या किया था, बार बार मैग्नेटिक फील्ड को एक कॉइल में से चेंज किया था। तो उसने ये साबित किया मैग्नेटिक फील्ड की चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा हो जाती है। सो बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से देखें आपके सामने ये एक जो है
ग्राफ बनाया जो कि बहुत बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन बहरहाल ये देख रहे कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को बी से जाहिर करते होते हैं। एंड दे बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यानी फर्ज करो अगर ये यूं पैदा हो रही है इलेक्ट्रिक, ये देखिए ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक उसके परपेंडिकुलरली यूं पैदा होगी जेड एक्सिस में। ठीक है, अगर ये यूं यूं जा रही है तो मैग्नेटिक यूं यूं जाएगी, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगी किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, आप देख सकते हैं। सो आप देखें इलेक्ट्रिक बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मैग्नेटिक भी बढ़ती जा रही है, फिर इलेक्ट्रिक कम हुई तो मैग्नेटिक भी कम हुई, फिर अब इनका फेस चेंज हो गया, दूसरी साइड पे चले गए। अब आप देखें इलेक्ट्रिक दूसरे सिमत में यानी नीचे वाले वाई एक्सिस में अब फ्लो कर रही है, जबकि मैग्नेटिक अब जेड एक्सिस के अंदर फ्लो कर रही है, तो वो बढ़ती जा रही है, वो भी बढ़ती जा रही है। सो एक दूसरे के साथ ये इंटरेक्शन से चलते हैं, और इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सो ये कॉम्बिनेशन डिस्कवर करने वाले जो हमारे थे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, उन्हें इस बात पे नोबेल प्राइज भी मिला था। सो ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास प्रोड्यूस होती है। तो आप ये 7 की 7 वेव्स जो हैं बच्चों, ये इसी तरह हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी एक मेरी स्टूडेंट पीछे ये देख भी रही है हैरत से, और एक उनके दिमाग में ये क्वेश्चन भी चल रहा है, तो वही मैं आपको भी बताता चलूं कि क्या ये हर वक्त स्पीड ऑफ लाइट से ही चलती रहेंगी। ये भी मैं थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। तो बच्चों इसका जवाब है कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है, लेकिन जैसे ही ये लाइट, ये वेव किसी पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करती है, इसकी ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी उनको फराहम कर देती है। आई गेस समझ रहे होंगे। फर्ज करो एक गैस के पार्टिकल्स हैं, अगर ये लाइट उनके बीच में से गुजर रही है, तो ये गैस के पार्टिकल्स में भी ये अपनी लाइट, अपनी जो क्या कहते हैं एनर्जी है, उनको सप्लाई कर रही होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी एनर्जी डाउन होनी शुरू हो जाएगी। यानी फर्ज करो अगर आप एयर से किसी डेंसर मीडियम में चले जाते हैं, तो ये उधर इनकी स्पीड जाकर स्लो हो जाती है। तो ये स्पीड आपकी किस जगह पर मौजूद है, सिर्फ वैक्यूम में मौजूद है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। डेंसर मीडियम में इनकी स्पीड जो है आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाती है। तो भाई एक और बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे बड़ा काम किया, उनका नाम था प्लैंक। उन्होंने एक, बल्कि प्लैंक को क्वांटम फिजिक्स का फादर भी कहते हैं, उनको इस बात पे नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी भी होती हैं, उनकी एनर्जी का फार्मूला जो होता है E=hf होता है। hf ये होता है। उन्होंने क्या कहा था, ये थोड़ा सा मैं आपको जरूर समझाऊंगा, आपकी बुक में शायद रिस्ट्रिक्टेड हो ये आगे जाकर आप पढ़ेंगे। प्लैंक ने कहा था कि जिस तरह हमारा मैटर होता है ना बच्चों, जैसे अगर एक पानी का नल में से पानी आ रहा है और पानी जो है वो छोटे छोटे ड्रॉप से मिलकर बना हुआ होता है, इसी तरह जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है बच्चों, वो टाइनी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती हैं, और वो टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं उनको फोटॉन्स कहते होते हैं। क्या कहते होते हैं, फोटॉन्स कहते होते हैं टाइनी पार्टिकल्स को। यानी उसने कहा कि ये हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में आती हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं, डिस्क्रीट में एनर्जी लेवल्स होते हैं इनके सारे के सारे। यानी आप समझ लें जैसे अगर नल में से पानी आ रहा है, हर ड्रॉप का डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल होगा, तो इसी तरह आपका एक लाइट अगर फ्लो कर रही है या कोई भी इन 7 में से कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्लो कर रही है, तो उनके अपने अपने एनर्जी लेवल होते हैं, और उनके एनर्जी लेवल कंबाइन होकर आपको आपके पास आ रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल हर एक डिफरेंट एनर्जी लेवल पे होता है, और हर एक को फोटॉन्स का नाम दिया। तो उन्होंने कहा था कि इनकी एनर्जी जो है और इनकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितनी जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, देखें फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है नीचे, यानी ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है नीचे, ठीक है, जबकि यहां देखें अगर आप, तो वेवलेंथ नीचे से ऊपर बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे आ रही है, यानी ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला है। तो इसकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी गामा वेव की, यानी जितनी जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी एनर्जी भी ज्यादा होगी। उन्हें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, इक्वल का साइन लगाया, और एक कांस्टेंट लगाया जिसका नाम h रखा, इसको प्लैंक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी एक वैल्यू भी होती है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये कांस्टेंट है, बिल्कुल इसी तरह जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 × 10⁻11 आपके पास कांस्टेंट था, बिल्कुल ये भी हमारे पास
कांस्टेंट है हमारे पास, जाउल सेकंड में, ये इसकी यूनिट होती है हमारे पास। सो आप एक एक फोटोन, एक एक फ्रीक्वेंसी को यहां डाल के आप हर एक की एनर्जी भी जाउल में निकाल सकते हैं कितनी, यानी ये वैल्यू आप डालेंगे यहां। फर्स्ट करो फ्रीक्वेंसी दी है 10 की पावर 20, यहां 10 पावर 20 डालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपको एनर्जी जाउल में पता चल जाएगी गैमा वेव की कम से कम कितनी हो सकती है। तो बच्चों ये हमारे पास है E इज इक्वल टू एच एफ। अब हम इसी फॉर्मूले को E इज इक्वल टू एच एफ को आगे लेके चलते हैं। E इज इक्वल टू एच एफ, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया इसकी एनर्जी का। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि V इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये बताया था, जिसमें V का नाम मैंने रखा था C, स्पीड ऑफ लाइट, एफ लेमडा, एफ का आ जाएगा हमारे पास लेमडा, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा C ओवर लेमडा, इस एफ की जगह पे C ओवर लेमडा लगा दें। सो E इज इक्वल टू H, इस जगह पे लगाएं C ओवर लेमडा। सो हम किसी की भी वेवलेंथ की वजह से, मदद से किसी की भी एनर्जी जाउल में निकाल सकते हैं। अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता हो तब भी हम जाउल में निकाल सकते हैं, अगर वेवलेंथ पता हो तब भी जाउल में लगा सकते हैं। ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -34 जाउल सेकंड, और ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 8। फर्ज करो अगर मैं वेवलेंथ 1 मिलीमीटर की फाइंड करता हूं, सॉरी एनर्जी 1 मिलीमीटर वेवलेंथ की फाइंड करता हूं, तो 1 मिली का मतलब 10 पावर -3, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जो आंसर आएगा जाउल में वो मेरे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सो बच्चों ये इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हमारे पास एक जो मेथड है एनर्जी फाइंड आउट करने का। तो बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि ये इसके लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यह ट्रांसवर्स वेव होती है, इसकी रेंज जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की होती है इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। और मैंने ये पूरे स्पेक्ट्रम समझाए जिसमें रेडियो वेव से लेकर आगे जितनी भी वेव्स हैं हमारे पास, जैसे माइक्रोवेव आ गई, इंफ्रारेड लाइट वेव आ गई, उसके बाद अल्ट्रावायलेट आ गई, एक्सरे आ गई, और हमारे पास आखिर में गैमा वेव आ गई। इनकी वेवलेंथ ऊपर से नीचे बढ़ती है, जबकि फ्रीक्वेंसी चूंकि इनवर्स रिलेशन रखती है तो इसलिए वो ये वेवलेंथ कम होती है जबकि इन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। फिर हमने ये पढ़ा कि इनकी स्पीड ऑफ लाइट होती है। प्लैंक ने इनकी एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच एफ दिया था। अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता हो हम आराम से एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें H जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -34 जाउल सेकंड है। आप E इज इक्वल टू एच एफ में V इज इक्वल टू एफ लेमडा, यानी C इज इक्वल टू एफ लेमडा, F इज इक्वल टू C ओवर लेमडा लगा दें तो इसका फॉर्मूला ये आ जाएगा। अब वेवलेंथ की मदद से भी आप किसी की एनर्जी निकाल सकते हैं। आप इसको एक नजर देख सकते हैं। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आप लोगों को पहला लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट से मुस्तफीद कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।